ये जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है राहुल गांधी सर, ये अर्बन नक्सल की तरह बिहेव करता है और इसका सोरोस फाउंडेशन के साथ रिलेशन है, फोर्ड फाउंडेशन के साथ रिलेशन है। ये वियतनाम, कंबोडिया, बहरीन, थाईलैंड केवल देशद्रोहियों के साथ मिलकर जाता है और ये कभी चुनाव आयोग पर, कभी संविधान पर, कभी स्पीकर पर। तो सुना आपने, निशिकांत दुबे लोकसभा में खड़े होकर राहुल गांधी पर कितने गंभीर आरोप लगा रहे हैं। आज से अगर 5-7 साल पहले देश के किसी भी नेता प्रतिपक्ष पर इस तरह के गंभीर आरोप लगते तो हंगामा मच जाता, और नेता प्रतिपक्ष क्या, किसी भी सांसद के खिलाफ अगर इस तरह के आरोप लगते तो देश में बवाल मच जाता। लेकिन इन सारे आरोपों को अब नेचुरल यानी नॉर्मल मान लिया गया है, क्योंकि ये आरोप इतनी बार लगे हैं कि लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा कि देश का नेता प्रतिपक्ष इस हद तक काम कर सकता है। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि निशिकांत दुबे तो बड़बोले हैं और इस तरह के वो आरोप लगाते रहते हैं, उनको बोलने की आदत है। तो अगर निशिकांत दुबे की बात आपको गंभीर नहीं लगती तो हम इस देश के सीडीएस यानी तीनों सेनाओं के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ क्या इशारा कर रहे हैं आप जरा सुनिए, क्योंकि सीडीएस अनिल चौहान ये कह रहे हैं कि नेहरू जी को चीन से रिश्ते अच्छे बनाने थे, नेहरू जी की चीन के प्रति आसक्ति थी, इसलिए उन्होंने तिब्बत को दान कर दिया, इसलिए उन्होंने भारत के लद्दाख को दान कर दिया। और आपको याद है नेहरू जी का वो बयान, जब लद्दाख को, जब अक्साई चीन को, चाइना को दिया गया था, तो उन्होंने क्या कहा था कि वहां तो घास का एक तिनका तक नहीं उगता। सीडीएस अनिल चौहान क्या कुछ कह रहे हैं आप सुनिए। Nehru probably knew that we had something as a McMahon line in the east, we had some kind of a claim in Ladakh area, but it was not here. So that's why he wanted to go in for a Panchsheel agreement probably. And for the Chinese also, it was because when they had kind of liberated, so-called liberated Tibet, they had moved into Lhasa, they had moved into Xinjiang. This particular area was extreme from both the ends, so they wanted a stability probably in this particular region. So this area assumed some kind of a priority. So independent India was keen to build good relationship with China, and once it gained independence in 1940, China, once it was independent in 1949, it pursued neither its claims for enclaves and gave up the special privileges which had inherited from the British. I forgot to mention that British also, after the Young Husband expedition, because of this great game which was taking place, did inherit some privileges like keeping of armed escorts and trade agents, and in the middle sector they were at Ghatok. So once Tibet was occupied by China, so we gave up those privileges. We recognized China as for its permanent seat at United Nations, and this Himalayan buffer which was there between us and Tibet, that evaporated and that would convert into a border. अब आप सोच रहे होंगे कि राहुल गांधी की बात करते करते मैं सीधे नेहरू तक कैसे पहुंच गया और दोनों का रिलेशन क्या है, रिश्ता क्या है। तो रिश्ता यह है कि नेहरू की ही चीन के प्रति आसक्ति नहीं थी, राहुल की भी चीन के प्रति आसक्ति है। आपको याद होगा ना 2018 की वो तस्वीर, जब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के एक तरफ लोग हैं, दूसरी तरफ सोनिया गांधी खड़ी है, नीचे उनका बेटा राहुल गांधी एक दस्तखत कर रहा है किसी डॉक्यूमेंट पे। बताया गया कि यह कोई समझौता था, पर वो समझौता क्या था आज तक किसी को नहीं पता कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और सोनिया गांधी के बीच क्या समझौता हुआ था जिस पर दस्तखत कर रहे थे राहुल गांधी। और उसके बाद के कुछ घटनाओं को आप गौर से देखिए। भारत चीन के बीच जब जब विवाद हुआ है, राहुल गांधी की एक्टिविटीज देखें। जब डोकलाम हुआ तो राहुल गांधी चुपके से दिल्ली स्थित चाइना एम्बेसी में चले गए और वो मुलाकात करके बाहर आते हैं। जब खबर फैली तो पत्रकारों ने राहुल गांधी से पूछा कि आप क्या चीन के एम्बेसी में गए थे डोकलाम विवाद के दौरान,
उन्होंने कहा नहीं मैं कहीं नहीं गया था, किससे मुलाकात नहीं हुई। बाद में चाइना एम्बेसी ने तस्वीरें जारी कर दी कि राहुल गांधी आए थे। अगर राहुल गांधी मिलने गए थे तो उन्होंने झूठ क्यों बोला? और क्या डोकलाम विवाद के बाद वो किसी खास मकसद से मिलने गए थे? एक और घटना देखिए, गलवान में भारतीय फौज और चीन की आर्मी दोनों आमने सामने, टेंशन हाई है दोनों देशों के बीच। ठीक उसी वक्त राहुल गांधी नेपाल काठमांडू चले जाते हैं और काठमांडू में मुलाकात किससे होती है? नेपाल में जो चीन की राजदूत है उनके साथ। वो मुलाकात क्यों हुई? खास करके गलवान विवाद के समय ही क्यों हुई? किसी को नहीं पता। एक पार्टी की सिर्फ तस्वीरें आई है, वीडियो। तो नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक क्या चीन के प्रति आसक्ति थी? क्योंकि सीडीएस अनिल चौहान तो कुछ ऐसा ही कह रहे हैं। अब एक और विस्फोटक खुलासा, जब जब भारत सरकार पे कोई संकट आया है या भारत का दूसरे देशों के साथ कोई विवाद बढ़ा है, एक्टिविटीज देखिए। और मैं कुछ नहीं कहूंगा, रविशंकर प्रसाद को सुनिए। ये याद करिए इन्होंने क्या क्या कहा था। सोरोस के पेपर को लेकर भारत को बदनाम किया दुनिया में, जबकि दुनिया के सामने वो भाग चला, उसके पेपर की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रही, आपको मालूम है। और कौन उसको फंड कर रहा था ये भी आपको पता है, ये भी आपको पता है। हा? तो उसके फंड करने वाले का एंटी इंडिया एजेंडा क्लियर था। अब याद करिए, इन्होंने पेगासिस की बात की थी और मोबाइल को लेकर घुमाया था देश भर में। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिनको शिकायत है आप मोबाइल दे दीजिए, तो उन्होंने अपना मोबाइल नहीं दिया। याद करिए, थोड़ा पहले जाइए, ये विदेश गए, अमेरिका में, लंदन में, मलेशिया में, सिंगापुर में, जहां जहां गए भारत का लोकतंत्र फेल कर गया है। उनके सारे कमेंट हमारे पास हैं, मैं उसको देकर के विषय को बड़ा नहीं करना चाहता। ये भारत के लोकतंत्र को बदनाम करना विदेश में उनकी आदत बन गई है। और सिर्फ एक कारण है कि वो मोदी जी से नफरत करते हैं, कैसे प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो उनको वोट नहीं मिलता तो कोई क्या करे। आपको याद होगा कि इन्होंने एक बार टिमोथी, जो अमेरिका के आए थे डेलीगेशन में 2009 में, इन्होंने क्या कहा था कि टेररिज्म फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर इज लेस इंपॉर्टेंट, बट आई एम मोर वरीड अबाउट हिंदू एक्सट्रीमिज्म। याद होगा आपको। चाइना को लेकर इनकी बात रही। सेना के मनोबल को तो हमेशा अपमानित करते रहे। ये बालाकोट का सबूत दीजिए, उरी का सबूत दीजिए। अब मैं क्या साबित करने की कोशिश कर रहा हूं वो समझिए। नेहरू का तिब्बत को दान दे देना, नेहरू का लद्दाख को दान दे देना, यह कहना कि वहां घास का एक तिनका नहीं उगता, उसके बाद देश के अलग अलग भूभाग को दूसरे को दान करते जाना, किचवाकू द्वीप कहीं किसी को दे दिया, और फिर अब जब भी चीन के साथ डेडलॉक किसी तरह का आता है तो वो देश के नेता प्रतिपक्ष का चीन की तरफ से जाके खड़े हो जाना और फिर चीन के बॉर्डर को विवादित बनाना। हाल ही में नरवणे की किताब के बहाने यह कहना कि प्रधानमंत्री ने चीन के सामने सरेंडर कर दिया है, या फिर यह कहना कि अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया, यह कहना कि पाकिस्तान के सामने सरेंडर कर दिया। यह जानबूझकर एक खास मकसद से किया जा रहा है और हमारे आर्मी के अलग अलग चीफ अलग अलग मौके पे ये सारी बातें बता रहे हैं देश को। वो सर्विस कोड ऑफ कंडक्ट में बंधे हुए हैं, इसलिए बहुत ज्यादा खुलकर नहीं बोल पा रहे, लेकिन तीनों सेनाओं के चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ अनिल चौहान ने जो शुरू किया है, और उसके बाद आर्मी चीफ, एयरफोर्स चीफ, नेवी चीफ आदि ने जो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो खुलासे किए हैं, उन सब का सिरा आपस में जोड़िए और फिर उस बात को गौर से देखिए कि सैम पित्रोदा के बारे में मोसाद ने क्या कहा था। जरा सोचिए कि बहरीन में राहुल गांधी किससे मुलाकात करने गए थे, उज्बेकिस्तान में अमेरिका के रेजिम चेंज मिनिस्टर से उन्होंने क्यों मुलाकात की थी, सामंथा के बारे में बात कर रहा हूं। और सारे सिरों को जब जोड़िएगा तो यह व्यक्ति संदिग्ध है।
आप बार बार राहुल गांधी को इंदिरा गांधी या राजीव गांधी इन सब से जोड़कर देख रहे हैं। ये उनके जैसा नहीं है, इसकी एक्टिविटीज कुछ अलग है। जब भी देश पे संकट आता है तो ये दुश्मन देशों के साथ खड़ा दिखता है। ये भारत में जेनजी रिवॉल्यूशन की बात करता है, भारत की सड़कों पर रक्तपात की बात करता है। ये भारत की तरक्की जब पूरी दुनिया में सबसे तेज है तो ये डेड इकोनॉमी बताता है भारत को। इस बात को समझिए कि संसद भवन के अंदर पहली बार देश के नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ गद्दारी के आरोप लग रहे हैं और वो नेता प्रतिपक्ष बाकी सीढ़ियों पर चलते हुए हर सांसद को गद्दार बता रहा है। उस खानदान को गद्दार बता रहा है जिस खानदान ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ते हुए शहादत दी है। जरा सोचिए, जरा गौर कीजिए। और आपकी क्या राय है इस पूरे मामले पर? मैं कहीं कुछ अतिशयोक्ति में तो बात नहीं कर रहा हूं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।